हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर, जहां पर आप सीखते हो टैक्सेशन, फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूं, जिसका नाम है ऑफशोर ट्रांजैक्शंस। यहां पर मैं टॉपिक कवर करूंगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफशोर सर्विसेज एंड ऑफशोर सप्लाई, जीएसटी इम्प्लीकेशंस, टीडीएस एंड डीटीडब्ल्यू एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन ऑफशोर सप्लाई एंड ट्रांजैक्शन। तो बिना कुछ देरी के आगे चलते हैं। ऑफशोर ट्रांजैक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फिनटेक्स स्कूल लिमिटेड है, उसको जरूरत है एक ऐप डेवलप कराने के लिए इंडिया में, जिससे कि वो बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके कि बच्चे उस ऐप में पढ़ सकें। अब वो क्या करेगा, वो ऐप डेवलप कराने के लिए सिंगापुर जाएगा या सिंगापुर कांटेक्ट करेगा फ्रॉम एनी पर्सन, वो कोई भी पर्सन हो सकता है। अब यहाँ पर एक एलेक्स नाम का बंदा है, जो कि फ्रीलांस है, यूआई डिजाइनर, जो कि एक ऐप इंटरफेस डिजाइन करता है। उसके बाद फिनटेक्स स्कूल एलेक्स से मिलती है थ्रू मेल या वेबसाइट या किसी भी थ्रू। अब फिनटेक्स लिमिटेड क्या करेगा, एलेक्स से कनेक्ट करेगा और एलेक्स से बोलेगा कि मेरे लिए एक ऐप डेवलप करे। उसके बाद फिनटेक्स को उसको पेमेंट करना होगा, बट कंडीशन ये होगी, एलेक्स को जो भी पेमेंट करेगा वो फॉरेन करेंसी में ही करेगा, यानी कि डॉलर में करेगा। अब आपको ये एग्जांपल एक इजी लग रहा होगा, बट यहीं से ऑफशोर ट्रांजैक्शन निकल के आता है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे आइज ऑफ लॉ, टैक्स और फाइनेंस, यहाँ पर ही ऑफशोर ट्रांजैक्शन होता है। अब स्पेसिफिक टैक्स इम्प्लीकेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स एंड कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं से निकल के आती हैं, क्योंकि कैसे हम ट्रीटमेंट करें, अकाउंटिंग कैसे करें, सारी चीजें यहीं से निकल के आती हैं। चलिए अब वन बाय वन मैं एक एग्जांपल ऑफशोर ऑफशोर सप्लाई क्या होता है या सर्विसेज क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। सो व्हाट इज एन ऑफशोर ट्रांजैक्शन? सो सबसे पहले यहाँ पर आता है ऑफशोर सर्विसेज। ऑफशोर सर्विसेज इंटेंजिबली होगा, जो पर्सन होगा वो फॉरेनर होगा और सर्विस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो भी सर्विसेज वो पर्सन प्रोवाइड करेगा वो ऑनलाइन करेगा थ्रू अ मेल या क्लाउड प्लेटफॉर्म या रिमोट सर्वर। और जो रिसिपिएंट होगा या जो सर्विस वो कंज्यूम कर रहा होगा वो इंडियन बेस्ड होगा। Let's set example, hiring a US-based marketing consultant to build a ad strategy in Indian company। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक यूके बेस्ड कंपनी है जो इंडियन कंपनी उससे एक कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कराती है, तो यहाँ पर भी ऑफशोर सर्विसेज होगा। क्योंकि इंडियन कंपनी क्या करेगी, वो यूके बेस्ड या यूएस बेस्ड कंपनी से सिर्फ ओनली कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कराएगी। वो कंपनी इंडिया में विजिट नहीं करेगी और ना ही इंडिया में आके रिव्यू करेगी। हम क्या करेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो मेल या कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म की मदद से भेज देंगे। उसके बाद वो रिव्यू करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट करके इंडिया भेज देंगे। उसका जो भी चार्जेस होगा ये ऑफशोर सर्विसेज होगा। उसके बाद बी आता है ऑफशोर सप्लाई। तो यहाँ पर ऑफशोर सप्लाई में क्या होगा, यहाँ पर टेंजिबल गुड्स होंगे, जो कि हम देख सकते हैं, टेबल्स हो गया या कोई भी प्रोडक्ट हो गया, मशीन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, गुड्स जो होगा वो शिफ्ट होगा इन इंडिया। उसके बाद जो सप्लायर होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा, और जो पेमेंट पेमेंट होगा वो फॉरेन वेंडर को होगा। अभी एक एग्जांपल और लेता हूँ। सपोज कीजिए जो एक कंपनी है जो फिनटेक्स स्कूल लिमिटेड है, वो क्या करेगा, उसके पास एलईडी की जरूरत है तो वो चाइना से इंपोर्ट कराएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एलईडी बल्ब होंगे वो इंडिया में इंपोर्ट होंगे। सो यही ही ऑफशोर सप्लाई होता है। ऑफशोर सप्लाई में जनरली जो भी फिजिकल प्रोडक्ट्स आप मंगवाते हो वही होगा। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल लूंगा ऑफशोर सर्विसेज का। यहाँ पर क्या है, एक फिनटेक्स स्कूल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। वो क्या कर रही है, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था, एक सॉफ्टवेयर ही डेवलप करा रही है, अब यूएस में है। वो क्या कर रही है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है, उसके बाद उसको डॉलर में पेमेंट करती है। अब कंडीशन यहाँ पर यही है कि वो सिर्फ डॉलर में ही पेमेंट करेगी। क्योंकि क्योंकि और ये ऑफशोर सप्लाई क्यों है ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ और फिर समझाऊंगा। क्योंकि एलेक्स वर्क कर रहा है रिमोटली, और ना ही उसका कोई ऑफिस है इन इंडिया, बट जो इनकम कमा रहा है वो इंडिया से कमा रहा है। उसके बाद मैं बात करूंगा जीएसटी ऑन ऑफशोर सप्लाई। अब इम्प्लीकेशन क्या होंगे
जीएसटी इम्प्लीकेशन क्या होंगे इस सर्विसेज पर। अब क्या होगा, अगर इंडियन इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग, अगर if you import services, so you must pay GST even if foreign vendor doesn't charge you। अगर वो आपसे चार्ज भी नहीं कर रहा है फिर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पर से क्या निकल के आता है, व्हेन सर्विसेज आर इंपोर्टेड द रिसिपिएंट मस्ट पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन पर्सन। सो यहाँ से एक और टॉपिक निकल के आता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सो यहाँ क्या होगा, जो फिनटेक स्कूल होगा वो जो भी पेमेंट कर रहा होगा, जो भी पेमेंट करेगा वो फुल पेमेंट करेगा, लेकिन उस पर जो जीएसटी लगेगा वो अपने पास से करेगा और उसका आईटीसी क्लेम करेगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया था, वो 4,14,000 इंडियन करेंसी होता है और वो डॉलर में ही पे करेगा, लेकिन उसका 18% 74,700 जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। यहाँ पर फॉरेन पर्सन जीएसटी पे नहीं करेगा, ना ही कलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी, क्योंकि जनरली अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हो, यहाँ पर आप जीएसटी ना तो पे कर रहे हो बट आप जीएसटी गवर्नमेंट को जरूर पे करोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने जो 4,15,000 की एक एंट्री करोगे, डिजाइन एक्सपेंस बुक करोगे, उसके बाद क्रेडिट करोगे सिंगापुर वेंडर, और जब आप जीएसटी अंडर आरसीएम करोगे सो उसमें इनपुट जीएसटी को डेबिट करोगे और टू जीएसटी पेबल करोगे। चलिए थोड़ा डीप चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के, स्पेशली टीडीएस। टीडीएस जहां पर इंडियन कंपनी अगर पेमेंट करती है कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को, सो वहां पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा इंडियन कंपनी को अंडर सेक्शन 195 एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। बट यहाँ पर स्पेशली ऑटोमेटिकली कोई टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर देखना होगा कि वेदर द इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि टैक्सेबल इन इंडिया नहीं जब तक नहीं होगी, जब तक टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सो व्हाट मेक्स इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, यहीं से टॉपिक आता है। सो इफ द सोर्स ऑफ इनकम इज इन इंडिया एंड द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, देन दैट द इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। बट यहाँ पर एक टॉपिक आता है डी टी डबल ए। यहाँ पर डी टी डबल ए एक टॉपिक आता है जो इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 90 कंट्रीज के साथ, जो इनकम हो रही है उस पर दोबारा टैक्स ना लगे। सो यहाँ पर टैक्स ना लगे, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि कैसे हम देखें कि उस पर वो टैक्स कहाँ होगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज सोचेंगे कि यहाँ से इंडिया से सोर्स है इनकम का तो यहाँ टैक्स लगे, और फॉरेन कंट्री सोचेगी कि मेरा पर्सन है, रेजिडेंट है, यहाँ पे खा रहा है, यहाँ पे रह रहा है, तो यहाँ टैक्स भरे। बट दोनों कंट्रीज के साथ एक डील हुआ और उसमें कंडीशन डाल ली कि अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हुआ, या कोई भी पर्सन है या कोई भी वेंडर है, डज नॉट हैव अ फिजिकल ऑफिस ब्रांच एजेंट और फिक्स बेस इन इंडिया, देन इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अगर वो पर्सन विजिट नहीं करता है या कोई भी एजेंट उसका नहीं है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी इंडिया में। बट जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था जो कि एलेक्स था, वो सिंगापुर बेस्ड था, उस वो सारा काम ऑनलाइन उसने किया, ना ही कोई एजेंट उसने हायर किया कि काम मुझे मिले, और डायरेक्टली इंडियन कंपनी उसको पेमेंट कर रही थी। तो वहां पर कोई टीडीएस प्रोविजन नहीं लगेगा, वहां पर वो टैक्सेबल फिर देखा जाएगा डी टी डबल ए के अकॉर्डिंग क्या टैक्स रेट बोला गया है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। बट टीडीएस भी उस पर डिडक्ट होगा अगर अगर डीटी डबल ए के प्रोविजंस या कोई भी क्लॉज में लिखा हुआ है कि वो टैक्सेबल होगी 5%, 10%, या जो भी स्पेसिफाई किया हुआ है उससे टैक्स होगा, उसी से ही टीडीएस डिडक्ट होगा, उससे डायरेक्टली डिडक्ट नहीं होगा। जनरली उसमें एग्जम्प्ट इनकम होती है, तो वो जनरली आप डीटी डबल ए जब पढ़ोगे तो उसमें देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे कि अगर आप इंडियन कंपनी हो तो आप ऐसे डिक्लेयर नहीं करोगे कि हाँ ये डीटी डबल ए में आ रहा है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट करना होगा। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। सबसे पहले फॉर्म 15 CB, फॉर्म 16 CA। यहाँ पर फॉर्म 16 CB में क्या होगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलोगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा as per DTAA, the payment is not taxable in India, so no TDS is needed on that transaction. देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्म 15 CA ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा और कहना होगा वी आर पेइंग $500
to the non-resident under DTAA, and we have followed the rules as per the Income Tax Act to safe side to not any compliance या any other things. सो यहाँ पर सीए आपको 15C भी देगा, आपको आपको 15CA अपलोड करना पड़ेगा या जो भी डिपार्टमेंट को देना होगा। अब बात करेंगे हम कुछ फेमा एंड बैंक कंप्लायंस। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हो फॉरेन फॉरेन करेंसी में, तो यहाँ पे आरबीआई रूल्स अंडर अंडर फेमा। Before your bank sending any payment to foreign vendor, they have follows the FEMA compliance. So यहाँ पर क्या करना होगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे बैंक को, जहाँ पर इनवॉइस जो रेज कर रहे हो फ्रॉम वेंडर, वो आपको देनी पड़ेगी बैंक को। उसके बाद फॉर्म A2, वहाँ पर डिक्लेरेशन होगा नेचर ऑफ पेमेंट, उसके बाद पर्पस ऑफ कोड, और जो फॉर्म 16 CB और CA जो CA ने इश्यू किए थे, वो आपको देने पड़ेंगे टू बैंक, जब जाके आपकी फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी। उसके बाद फाइनल आपकी सारी ट्रांजैक्शन हो गई है, पेमेंट भी कर दिया है, तो आपको लास्ट ट्रांजैक्शन करनी होगी, सिंगापुर वेंडर को पेमेंट करना होगा, उसके बाद जीएसटी पे करना होगा। उसके बाद फाइनल अगर आप इसको आईटीसी क्लेम कर रहे हो, वो फाइनल ट्रांजैक्शन आपकी होगी, वो आपको देख लेना होगा। उसके बाद अब ये ट्रांजैक्शन हुई होंगी, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में आपका एक्सपेंस बुक हुआ 5,14,000 का, जो आपने पूरा पेमेंट किया था। बैलेंस शीट में आपका जीएसटी इनपुट होगा, जो आपने आईटीसी होगी, जो 74,000 का होगा। कैश फ्लो होगा, जो आपने पेमेंट किया 4.89 इंक्लूडिंग जीएसटी, वो आपका ऑपरेटिंग में होगा। अब हम बात करेंगे ऑफशोर सप्लाई। सो मैंने अभी जब स्टार्टिंग में लिया था, वही एग्जांपल लिया था। अगर एक फिनटेक्स स्कूल है, उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टेबल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो इंडिया से कनेक्ट करेगा। इंडिया से क्या करेगा, वो इंडिया से टेबल परचेज करेगा और वो पेमेंट करेगा करेंसी में। सो इसमें कोई ट्रीटमेंट होगा, सिंपली आपको पे करना पड़ेगा आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, जब भी वो पोर्ट होगा। यहाँ पर ना कोई आरसीएम होगा, ना ही कोई टीडीएस प्रोविजन होगा। जिसे सिंपली एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, आप जैसे पे करते हो, यहाँ पे सिंपली पे आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी। उसके बाद इसकी जनरल एंट्री नॉर्मल होगी, जो इन्वेंट्री आपको डेबिट करनी पड़ेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी, आईजीएसटी, और सिंपली आपको बैंक डेबिट कर देना है। उसके बाद अब ओवरऑल जो चीज़ें निकल के आई हैं ऑफशोर सर्विसेज, ऑफशोर सप्लाई में क्या होगा, नेचर क्या होगा, जो भी ऑफशोर सर्विसेज में क्या होगा, टेंजिबल होगी, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा या टैक्स सपोर्ट होगा। और ऑफशोर सप्लाई में क्या होगा, एक फिजिकल प्रोडक्ट होगा या रॉ मटेरियल होगा, जो आप इंडिया में लाते हो। उसके बाद टैक्स कंप्लायंस क्या होंगे, जीएसटी अंडर आरसीएम होगा, टीडीएस प्रोविजन भी चेक करने होंगे, डीटीडब्ल्यू भी देखना पड़ेगा। उसके बाद ऑफशोर सप्लाई में ओनली आपको आईजीएसटी, कस्टम ड्यूटी, उसमें कोई टीडीएस पे करना नहीं होगा। फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर्म 16 CA CB और पर्पस कोड, जो नेचर ऑफ सर्विस बताएगा। उसके बाद शिपिंग डॉक्स ओनली बिल ऑफ एंट्री। उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री, एक्सपेंस और आरसीएम होगा, इन्वेंट्री आईजीएसटी ड्यूटी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट हुआ हो, या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल पर जरूर फॉलो कर लेना। और अगर आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन हो, तो आप इंस्टाग्राम पर कोई भी इमेज या किसी के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।